यह आदमी चाय के साथ ब्रेड खा रहा था, तभी एक कार उसके सामने रुकती है। उस कार से गांव का जमींदार बाहर निकलता है। पुष्पा के पैर पर पैर रखे देख बोलता है कि बैठा है तो ऐसा लग रहा है दुकान का मालिक यही है। तभी दुकान का मालिक पुष्पा के पास आकर उसे अपना पैर नीचे रखने को बोलता है। पुष्पा दुकानदार को समझाता है कि यह उसका पैर है, वो होगा जमींदार अपने घर का, ये मेरा पैर है और मैं कैसे भी बैठूं। दुकानदार पुष्पा को आखिरी बार समझाता है कि जमींदार को वह इज्जत दे, लेकिन पुष्पा उससे बोलता है कि तेरा काम छोड़ दूंगा पर मैं अपना पैर इधर से नहीं हटाऊंगा। पुष्पा दुकानदार से उसके आज के दिन में किए गए काम के पैसे मांगता है। पुष्पा उन 200 रुपए में से अपने 100 रुपए लेकर बाकी 100 जमींदार को भीख देने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। जमींदार पुष्पा की ऐसी पर्सनैलिटी देख हैरान हो जाता है और जमींदार का नौकर पुष्पा को देख उसके पीछे जाने लगता है। पुष्पा का काम छूटने के बाद वह दिन भर घर में पड़ा रहता है। उसे देखकर गांव का व्यापारी, जिससे पुष्पा की मां ने कुछ पैसे उधार लिए थे, मांगने आ गया था। पुष्पा अपनी मां की बेइज्जती देख उधर सब सुन रहा था। असल में पुष्पा का बाप इस दुनिया में नहीं था, उसके पास अपनी मां के अलावा और कोई नहीं है। व्यापारी उसकी मां को बोलता है कि इसने सब काम छोड़ दिया, अब घर पर बिल्कुल खाली बैठा है, ये मेरे पैसे नहीं लौटा पाएगा। पुष्पा की मां उससे पूछती है, पुष्पा तूने काम क्यों छोड़ दिया? लेकिन पुष्पा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे पुष्पा की भैंस भी बिक जाती है, जो उनके जीने की आखिरी वजह थी। लेकिन पुष्पा उस व्यापारी का कर्ज चुका देता है। अब व्यापारी अपने पैसे लेकर जाने लगता है, लेकिन पुष्पा अपना हिसाब मांगता है। व्यापारी हैरानी से पूछता है कि कौन सा हिसाब? पुष्पा उसे समझाता है कि जब हमने तुझसे पैसे लिए तूने पूरे गांव में मेरी मां का अपमान किया, अब पैसे दे दिए हैं तो तारीफ कौन करेगा? व्यापारी एक आदमी से कह देता है कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया, लेकिन पुष्पा कहता है गांव में केवल एक इंसान नहीं रहता है। तभी गणेश, जो पुष्पा के कहने पर सारे गांव वालों का नाम बता देता है, जो उस दिन उसकी मां की बदनामी होने पर उधर मौजूद थे। पुष्पा व्यापारी को घसीटते घसीटते सारे गांव के घरों तक उसे ले जा रहा था, ये बताने के लिए कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया है। ऐसे करके व्यापारी को अपनी गलती का सबक मिल गया था। अब पुष्पा नया काम ढूंढने मार्केट में निकला था। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक ट्रक में चढ़ना जिसमें हजारों इंसान मजदूरी पर जा रहे हैं, जिसमें केवल 100 रुपए और काम की गारंटी, लेकिन दूसरी ओर एक रिक्शा जिसमें केवल कुछ लोग ही थे, हर दिन 1000 रुपए, लेकिन पुलिस का डर जो कभी भी उन्हें पकड़ सकती थी। पुष्पा उस 1000 वाले काम को चुनता है। अब पुष्पा निकल चुका था चंदन के पेड़ की तस्करी के लिए। पुष्पा को भी वही काम करना था, चंदन के पेड़ को काटना, लेकिन पहले दिन ही पुलिस उधर आ जाती है। सारे मजदूरों को पता चलते ही वह उधर से चंदन को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें रोककर कहता है कि 4 पुलिस वाले आ जाएंगे तो क्या हम अपनी दिन भर की गई मेहनत को छोड़कर भागने लगेंगे? पुष्पा बताता है कि उसके पास एक तरीका है पुलिस से बचने का। वहीं दूसरी ओर उधर आने वाला इंसान और कोई नहीं, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर था, जिसने 25 से भी ज्यादा चंदन की तस्करियों को रोका है। मजदूर उसकी नजर देखकर ही कांपने लगते थे। अब गोविंद उधर पहुंचता है तो वह देख रहा था कि उधर तो सारे मजदूर केवल खाली बैठे हैं। वह दूसरी ओर देखता है तो पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पुलिस पूछती है कि अगर वह बकरियां चरा रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम? तो पुष्पा बताता है कि जब बकरियों का शिकार करने शेर आएगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। पुष्पा का क्या प्लान था? जो उसने लकड़ियां छुपाई, क्या पुलिस लकड़ियां ढूंढ पाएगी?